नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका फिर से स्वागत है। और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। आज मैं हिंदी साहित्य की मूर्धन्य साहित्यकारा डॉक्टर सूर्य बालाजी की कहानी मानुषगंध लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि बहुचर्चित और बहु प्रशंसित कहानी है। तो वीडियो पर बने रहिए और चलिए ये बहुत सामयिक कहानी मानुषगंध का जो है आनंद उठाइए। कमाल है, आपका वैभव अमेरिका से हिंदी में चिट्ठियां लिखता है। मोना मलकानी अपनी आंखें फाख्ते सी झपकाती हैं और हर हफ्ते संभालते संभालते भी मेरे अंदर से एक मीठे गुमान से भरी गागर छल से छलक पड़ती है। हर हफ्ते मिसेज मलकानी की आंखें अब पूरी तरह फैलकर छितर जाती हैं, फिर अपने अंदर तिनक गई ईर्ष्या की हल्की सी तीली को फूंक मारकर खुद ही बुझाने की कोशिश करने लगती हैं। घर की याद आती होगी नी बड़ी, ये रहते भी तो कितनी मुसीबतों में हैं। सब दूर के ढोल सुहावने वाली बातें हैं। इसी से तो चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, दिल की तसल्ली की खातिर। लेकिन फिर भी हर हफ्ते आखिर लिखता क्या है। मैंने अब तक अपनी गागर का मुंह करीने से बंद कर दिया है, नहीं तो बताना शुरू करने के साथ ही यह छलकती चली जाएगी। लिखता क्या है? दुनिया जहान की खुराफातें, पैरोडियाँ, प्रोफेसरों की नकलें, लड़कियों की विश्वव्यापी नखरेबाजियाँ, बिल्लोजी बनाम बेला बहन को चिढ़ाने के लिए, शरारतों की धारावाहिक किश्तें और दाल भाजी पकाने के प्रयोगधर्मी नुस्खों की गर्मा गर्म रपटें। अब जैसे कि मुलाहजा फरमाइए कि कल सब्जी बनाने का टर्न मेरा था। जान लड़ाकर सारे मसाले भिड़ा दिए, लेकिन दोस्तों ने जबान पर रखते ही बदमजा सा मुंह बनाकर हड़क दिया। ये क्या करी बना रखी है, कुछ ढंग का डालते क्यों नहीं? मैं निरीह, वाणी मेरी रियाया, सब कुछ तो डालता हूँ लेकिन स्वाद आता ही नहीं। तो मम्मा, करी ना सही, दोस्तों का कहना है कि विज्ञापन की मिमिक्री लाजवाब रही। मैंने आदाब बजाकर शुक्रिया अदा की। खत के पुनश्च यानी पुछल्ले में यह जोड़ दूं कि 2-4 दोस्तों ने मिलकर प्याज टमाटर का छौंका मारा और सब्जी पापड़ अचार के सहारे हलक से उतार ली गई। तो आप यह जानकर खुश हो लीजिए कि ऐसे मौक़ों पर आपकी यानी आपकी बनाई सब्जी की बहुत याद आती है। अगला खत। वाह मम्मा वाह, क्या मट्ठी भेजी है अस्थाना के हाथों। सारा अपार्टमेंट अजवाइन और डबल रिफाइंड की खुशबू से गमक गया। सदियों के भूले बिसरे यार दोस्त मानुष की गंध, मामा मानुष की गंध की तर्ज पर सूंघते चले आ रहे हैं। नानी से कहना उनकी कहानियों के इस पात्र ने यहाँ खासी लोकप्रियता अर्जित कर ली है। नानी की कहानी के हवाले से हिंदी की पताका जोर शोर से आहा मातेश्वरी की तो बाँछें खिल पड़ रही हैं। बहरहाल हर तरफ मट्ठी आई है मट्ठी आई है के कैसेट बज रहे हैं। निकाल यार, दोस्तों की दुआ लगेगी। ये देख, पिकल का डिब्बा भी साथ लाए हैं, बचा हुआ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर छोड़ जाएंगे। झूठ नहीं बोलूँगा, मट्ठी तो सबको दी, लेकिन गुजिया छुपा कर रख दी। जब दिल दिमाग उदास हो, पुनः नानी के शब्दों में छान पगात उड़ाने लगता है तो एक आधी खाकर वापस जल्दी से छुपा देता हूँ। फिर भी हर बार खाते वक्त यह अहम सवाल खड़ा हो ही जाता है कि जब गुजिया ख़त्म हो जाएगी तो तेरा क्या होगा कालिया। अगला खत। मनोहर जा रहा है, साथ में एक पैकेट भेज रहा हूँ। कुलांचे मारती टूट पड़ी ना मेरी बिल्लो बहन जी पार्सल पर। सोच रही होंगी कि खूब रच रच कर मावे किशमिशों से भरी गुजिया भेजी है। वैभहुआ को तो सरदार खूब खुश हुआ होगा। ज़रूर मनोहर के साथ घड़ियाँ, साड़ियाँ और बेशुमार सेंट की शीशियाँ भेजेगा। लेकिन जब पैकेट खोलेंगी तो फुस ले देकर दर्जन भर मूँछों के सफ़ा चट होने के पहले की और बाद की मनहूस चौखटें वाली फ़ोटुएँ और टुइयाँ सी परफ्यूम की शीशी। जोक सपाट, मनोहर बेचारे के पास बिल्कुल जगह नहीं थी, बहुत क्षमा मांग रहा था, समझी माता पुत्री। और अगला,
उसके भी बाद का नीले नीले तमाम सारे खत मेरे लिए आसमानों जैसे। देख सकती हूँ कितनी भी दूर से। रात दिन जग जग कर मेहनत से पढ़ते, छोल सी सब्जी और गले पनीले चावल खाकर गुजारा करते। कहाँ कहाँ से आकर परदेश में एक साथ हुए लड़के, महाराष्ट्रियन, गोवन, तमिलियन से लेकर माथुर, कोहली, चड्ढा से चतुर्वेदियों तक हिंदुस्तान के बाहर अपना एक छोटा सा हिंदुस्तान बसाए हुए। रक्षाबंधन पर दूर अंदेशी बहनों की भेजी राखियाँ बांधकर इंस्टीट्यूट जाते हुए और नवरात्रियों पर गैर गुजराती नौसीखियों लड़के भी हाथों में डांडिया आजमाते हुए फीकी सूखी होलियों और बेरौनक दिवालियों पर साथ इकट्ठे हो पॉटलक पर गा बजा अपनी बीती होली दिवालियों की रज गज याद करते हुए कभी वहाँ बसे हुए परिवार बुला लेते हैं हम वतनों से खूब सारी बातें कहने पूछने के लिए। साफ लगता है बस तो गए चाहे अनचाहे परदेश में, लेकिन हर एक के अंदर हर लम्हे कंदील सा एक हिंदुस्तान जगमगाता रहता है। भुलाने की कोशिश में और ज़्यादा याद आता हुआ उस बच्चे सा जो सोने का झूठ मूठ अभिनय करता आंखें मुलकाता रहता है। उन लोगों के पास जाकर अच्छा लगता है। पता चलता है कि याद रखने से ज़्यादा मुश्किल भूल पाना है। कल श्रावणी माथुर भावुक हो आई। हम तो बेमुल्क ही हुए ना। जो कुछ छोड़ा वह छूट नहीं पाया और जहाँ से जुड़ना चाहा वहाँ से जुड़ नहीं पाए। हिंदुस्तान जाती हूँ तो पहुँचने के दिन से ही माँ वापसी की तारीख पूछकर रोना शुरू कर देती है। एक आँख रोती एक आँख हंसती है कि सिर्फ इतने दिनों बाद मैं सपना हो जाऊंगी। मैंने श्रावणी माथुर से पूछना चाहा, लेकिन क्यों सपना होना पसंद करते हैं लोग? क्यों नहीं अपनी हकीकतों में सब्र रखते? लेकिन पूछा नहीं। यह शायद जख्मों को कुरेद देना होता। और पूछने की ज़रूरत भी क्या, हम खुद भी क्या दिन रात अपनी अपनी सपनों की गेंदों पर चौके छक्के उड़ाते उन्हें बाउंड्री पर जाते नहीं देखते क्या? क्षमा करना, तुम लोग मन की उपमा मोती से देते थे, हम लोग छक्के मारती गेंदों से। स्थितियों की मांग, वक्त की ज़रूरत। हा हा हा। मुगाम्बो खुश हुआ। अब देखो मैं क्या करूं? माँ से मम्मा, माँ से मुगाम्बो। जानता हूँ चिढ़कनी गालियों की बौछार अब शुरू होने वाली है। नालायक, नकारा, निकम्मा। पिछले 14 अगस्त को अचानक फ़ोन घनघनाया। कौन? बब्बा? कैसे बेटे, सब खैरियत तो? खैरियत बाद में, पहले इंसाफ की डगर वाले गाने का दूसरा अंतरा जल्दी से लिखवाओ तो। कल 15 अगस्त है और हम इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के फंक्शन में यह गाना गाने जा रहे हैं। बोलो तो जल्दी। उसे खिंचाने में मज़ा आता है। ऐसे तो याद नहीं आ, गाऊँ तो शायद। चुप, यानी कि इनफ, बस हुआ। कायदे से बोलो जल्दी। इंसाफ की डगर पर। वो तो मालूम है अगला पैरा। अपने हो या पराए, अपने हो या पराए, आगे सबके लिए न्याय, सबके लिए न्याय। हाँ, देखो कदम तुम्हारा, देखो कदम तुम्हारा, हरगिज न डगमगाए, हरगिज न डगमगाए, आगे रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, ठीक, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। बस इसके बाद वाली लाइनें आती हैं। ओके, कट। निकम्मे, कम से कम हाल चाल तो पूछा, बता दिया होता। बताने के डॉलर लगते हैं, मालूम क्या? ऊपर से परसों मेरा ट्यूटोरियल है। आजकल पार्ट टाइम क्लासेस भी लेता हूँ, जूनियर स्टूडेंट्स की कोचिंग भी, तब जाकर एरोग्राम के पैसे जुटते हैं। क्या समझी? तो इंतज़ार कीजिए एरोग्राम का कि जी हाँ, हमारा आज़ादी का जश्न खूब मना, प्रोग्राम हिट रहा, मेरी आवाज़ पर भी तालियां पिट गईं, जबकि तुमसे थोड़ी की ज़्यादा बेसुरी थी शायद। हा हा हा। जोक सपाट। ट्यूटोरियल अच्छा गया, प्रोफेसर्स खुश हैं, मुझसे ही नहीं, ज़्यादातर भारतीय छात्रों से। उम्दा नाम कमा रहे हैं हिंदुस्तानी लड़के, उस्तादों की नज़र में काबिल, मेहनती। वे पैसों की या कह लो डॉलरों की कीमत जानते हैं ना। एक बहन का दहेज, एक छत का बंदोबस्त,
खासकर मेरे साथ वाले तो सबके सब सामान्य मध्य वर्गीय खाते कमाते घरों वाले नौनिहाल, जिनके माँ बाप सारी उम्र सबसे सस्ते साबुन से सबसे ज़्यादा सफ़ेदी की टनकार लाने की कोशिश में पाई पाई जोड़कर एक दिन अपने नौनिहाल को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अमेरिका भेज पाने में सफल हो जाते हैं। बाकी का दायित्व नौनिहाल का। मन में एक सुगबुगाता रोमांच की सिर्फ कुछ वर्षों में उपलब्धियां और डॉलरों से लदा फदा उनका नौनिहाल लौटेगा और उनके साथ पुश्तों का दलित दर मार भगाएगा। ये लड़के खुद भी तो बचपन से माँ बापों को जिंदगी की उधड़ी सीवनों और उखड़े पलस्तरों की मरम्मती के लिए दम से बेदम होते देखते महसूसते आए होते हैं। शायद इसीलिए उनकी आंखों में उनसे ज़्यादा उनके माँ बापों की उम्मीदें झलझलाती होती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ के लड़के बेशुमार दौलत बेरौनक बचपन से अघाए उकताए ऐश आरामों की पिरामिडों में घुटते, हर लम्हे किसी नामालूम तलाश में भटकते, ऊपर ऊपर से सब कुछ पाए हुए अंदर अंदर सब कुछ गंवाए हुए से, आत्मविश्वास का एक खोखला ओवरकोट अपने आप को ढांके हर पलायन को एडवेंचर का नाम देते हुए, बित्ते बित्ते भर की छोकरियाँ माँ बाप से कहीं ज़्यादा भरोसा अपने 1.5 बित्ते के सुपरमैनों बॉयफ्रेंडों को सौंपती हैं। हर हफ्ते पखवाड़े कच्चे धागों से टूटते इनके भरोसेमंद रिलेशनों को दोबारा तिबारा जोड़ने की जोड़ तोड़ भी पार्कों पबों डिस्कोथिकों और एकांतों में झूम झटक लोट पलोट और नशे धुएं के गर्द गुबार के बीच होती रहती हैं। ये नौ सीखिए स्वयंभू। क्या हम भी? ना 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 रे, हम तो भाई आपके पवित्र संस्कारों में पैक किए हुए हैंडल विद केयर वाले पार्सल ठहरे, नाक के सीधम सीध चलने वाले लायक सपूत, विदेशों में भी अपनी परंपरा की मशाल जलाए अपने देश का नाम रोशन करने वाले सुयोग्य संस्कारी नागरिक, बेटूटे फूटे चिटके तड़के साबुत सलामत इस संस्कारी नागरिक की बामशक्कत कैद के 2.5 साल तो बीत ही गए हैं ना मम्मी जान। बाकी रहे 2.25 यानी कुल जमा 15 फ़ोन और 32 एरोग्रामों के बाद ये हाजिर हुआ जाता है ना चीज़, लो हो गया हाजिर। हाँ तो ये रही थीसिस। बिल्लो जी नकनकाई। बस इतनी पतली? इसी थीसिस के लिए उतनी दूर हार्वर्ड मैसूचुसेट्स और बोस्टन तक की दौड़ लगाई? इससे मोटी तो हमारे डिपार्टमेंट की सुकन्या मेहरा ने 9 महीनों की प्रेगनेंसी के दौरान ही लिख मारी। अब भाई आपकी सुकन्या जो ठहरी, मेहरा जैसी डबल रोल छप्पर फाड़ क्रिएटिविटी मुझ में कहाँ। और ये इतने सारे कागज़ नहीं मूर्ख, पेपर्स आर्टिकल्स देश विदेशों के जर्नलों में छपे प्रशंसित हुए। और ये देख सबसे नायाब तोहफा मेरे गाइड डॉक्टर ब्राइसन का दिया प्रमाण पत्र, अभिभूत से ज़्यादा भावुक होकर लिखा गया, ज़मीन से ज़्यादा ही ऊपर उछाल दिया है मुझे। डॉक्टर वैभव शुक्ला की यह थीसिस चाइल्ड नेफ्रोलॉजी यानी बच्चों की किडनी से जुड़ी की सारी समस्याओं जटिलताओं पर किया गया एक नायाब शोध कार्य है, अत्यंत परिश्रमपूर्ण तथा प्रामाणिक। अपनी शोध के प्रति लेखक की संलग्नता और समर्पण बेमिसाल है। यदि सचमुच विश्व भर में इसे गंभीरता से लिया जाए तो चिकित्सा विज्ञान विश्व को सुंदर स्वस्थ बच्चों की एक पूरी पीढ़ी उपहार में दे सकेगा। बेला पढ़कर सुनाती जा रही थी। यह इस खिलंदड़ने का कर्तव्य है री, ये मुँह और मसूर की दाल। हंसती हूँ, यानी तुम्हें कुकरी के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। हाँ किडनी की बातें हो रही थी, कहाँ लगी मसूर की दाल पकाने। पता है आने नहीं दे रहे थे डॉक्टर ब्राइसन, वहीं अपने नए प्रोजेक्ट पर रखना चाहते थे। फिर कह दिया, सर माय मदर वांट्स टू गेट मी मैरिड। समझ गए? योर मदर आर यू? सर बोथ। सच? सुनते ही मैं चहक कर थैले नुमा लिफाफे की सारी फ़ोटोएं बिखरा देती हूँ। ये देख बताइए कैसी है? वह तपाक से कहता है, अच्छी हैं। और ये? अरे ये तो उससे भी अच्छी हैं। चुप,
मैं उसकी भांपती हूँ, झुंझलाकर सारी फ़ोटो समेट देती हूँ। वह छुटकारे की सांस लेता, पेपर सलटाने लग जाता है। मैं पास दूर से खड़ी अंदाजती रहती हूँ। उपलब्धियों का एक पूरा पुलिंदा जुड़ गया है उसकी एप्लीकेशन के साथ। दीवानगी की हदें पार करते हुए बच्चों की किडनी ट्रांसप्लांट पर की गई शोध के दौरान उसकी उम्र के बेहतरीन वर्ष। दिन रात वह लैब में होम करता रहा है, कोरी महत्वाकांक्षा से कहीं ज़्यादा एक जुनून की तरह प्रयोगों पर प्रयोग, निष्कर्षों, विफलताओं, हताशाओं और समाधानों की एक अलग ही दुनिया। उस सब की परिणति यह थीसिस डॉक्टर वैभव शुक्ला ने इसे समर्पित किया है विश्व भर के, लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान के बच्चों को। ब्राइसन ने इसे एक किताब नहीं, एक संकल्प नहीं, एक मिशन की परिणति माना है। परिणति और शुरुआत निकुंज की मौत से। जब राधाबाई अपने 4 बरस के से दिखते 7 वर्षीय निकुंज को लेकर रोज जांच तपास अस्पतालों से दवाखानों तक दौड़ती फिरती थी। निकुंज 1-2 दिन ठीक रहता था, वापस बुखार सुस्ती में पस्त पड़ जाता था। जब ज़्यादा नागा करने लगी तो दिमाग झुंझलाया। आए दिन बच्चे की बीमारी को अपने बचाव का अस्त्र तो नहीं बना रही है। जाकर वैभव बाबा के कॉलेज में दिखा के तपास जांच करा के आ। अगर कुछ रोग है तो ठीक हो इलाज होना चाहिए, वरना तेरे साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी हलकान। अगले दिन ही छींटदार बरमूडा और शर्ट में सजे, काजल का टीका लगाए निकुंज को लेकर अस्पताली नुस्खों के पुलिंदों से लैस राधाबाई पहुंच गई थी और सारे चेकअप टेस्टों के बाद हुलसती हुई घर लौटी थी। कितना भला लोग है वैभव बाबा का दोस्त लोग। ये चुंगी का डॉक्टर लोग तो चकला चलाता है, चकला। मरज का पहचान, इलाज क्या खाक करेगा, बस पैसा चूसने के फेर में रहता। निकुंज अच्छा हो जाएगा तो हाजी मलंग के दरगाह पर माथा नवाने को ले जाएगी। तीसरे दिन वैभव रिपोर्ट लेकर लौटा, थका बुझा बौखलाया राख सा। पूछने पर झल्लाता, होठों से होंठ चबाता, यहाँ से वहाँ ठोकरें मारता और अंत में चुपचाप बिस्तर पर ढह गया। बहुत देर बाद चाय का प्याला लेकर पास खड़ी हुई तो जैसे अंदर रूंधता सा कुछ भरभरा कर बिखर गया। मम्मा, निकुंज इज़ फेडिंग स्लोली। उसकी दोनों किडनियाँ बेकार हो चुकी हैं, मुश्किल से 2-2.5 महीने ही। क्या? मैं अवाक स्तब्ध थी। राधा का यह बच्चा निर्धन गरीबों के दर्जनों की गिनती में पैदा होने वाले आदम जातों में नहीं था। सालों साल के व्रत उपवासों, मंदिरों दरगाहों पर माथा टेकने, मन्नतें मनाने के बाद मिला उसे सिर्फ इतनी छोटी मियाद के लिए। उधर राधा थी कि सही जांच के बाद निश्चिंत उत्फुल्ल खुशियां मना रही थी कि अब वैभव बाबा हफ्ते महीने में निकुंज को चंगा कर देगा। जांच के बाद ही निकुंज उसे ज़्यादा बेहतर लगने लगा था। नादान बेवकूफ़ की तरह वैभव ने 25 किताबें देख डाली, जिस तिस से डिस्कस कर डाला। अदना सा मेडिकल का छात्र सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते। यार तू जानता नहीं, दोनों ही किडनियाँ करीब करीब आखिरी स्टेज पर। हिंदुस्तान का कोई कोना निकुंज को जिंदा रखने की शर्तें पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू बफेलो अमेरिका ले जाने की सोच रहा हो तो अलग बात है। फिर चला था बदहवास दिनों और बेचैन रातों का सिलसिला, जानते हुए भी कि अब भी कुछ नहीं हो सकता। पहले बहुत छिपाया गया, फिर खूब सोच समझकर बता देने का निश्चय, जिससे राधा और बच्चे की कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। समय बहुत कम है और मुझे निकुंज से ज़्यादा वैभव की चिंता उद्विग्न करने लगी थी। रात दिन पढ़ाई को दिए जाने वाले समय का एक बड़ा हिस्सा निकुंज की पूछताछ को दिया जाने लगा था। हॉस्टल से पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा घर आना, नियम से राधा की कोठरी पर हाजिरी बजाना, कभी निकुंज के लिए टॉफ़ियाँ, कभी पतंगे, कभी रंग बिरंगे गुब्बारों का पैकेट। मेरी उद्विग्नता अक्सर उग्रता भरी बेचैनी में बदल जाती। राधा की शोकांतिका में यह अपने करियर की होली जलाने को तुला बैठा है। पोजीशन लाने की इसकी इच्छा शक्ति ही पूरी तरह समाप्त हो गई दिखती है।
इतना खिलंदड़ा, इतना मेधावी और मेहनती लड़का जैसे टूट फूट कर ध्वस्त पस्त हुआ पड़ा था। लेकिन मैं गलत साबित हुई। उसने संभाला, खुद को भी राधा को भी। मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में राधा की पार्ट टाइम ड्यूटी लगवा दी। हफ्ते में 2 दिन अनाथालय, कुछ घंटों को। राधा देखती शोकाकुल माओं, क्लांत कुपोषित दर्द से कराहते बीमार बच्चों को। साधन विहीन विपन्न निकुंज हंसता खेलता गया, कष्ट नहीं सहा। उसके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी वैभव बाबा ने, पर रोग असाध्य था। समझ गई थी राधा। पोजीशन पाने पर भी सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक सब छोड़कर वैभव ने चुनी पेडियाट्री ब्रांड। किसी को अचंभा नहीं हुआ। डॉक्टर वैभव शुक्ला स्पेशलाइज करेंगे बच्चों की किडनियों से संबंधित कारणों और इलाजों की संभावनाओं पर। जब शोध पूरी हो जाएगी, प्रमाण जुट जाएंगे, तब सिर्फ बच्चों का एक खूब बड़ा सा सारी सुविधाओं से भरपूर अस्पताल, जहां उनके माता पिता भी बच्चों के साथ रह सकें। ऐसी कोशिश। कहाँ ठीक होगा मम्मा? लखनऊ, मद्रास, चंडीगढ़? लेकिन अभी तो पहले रिसर्च लैब की सुविधा जुटानी होगी। कोई बात नहीं, कुल 4-5 साल की ही तो बात है ना। पोस्टमैन पोस्टमैन। लंबे दबीच लिफाफे के कोने पर छपे इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ते ही वह मुझे पकड़कर चरखी सा घूम गया। देश के सबसे प्रेस्टीजियस चिकित्सा संस्थान से इंटरव्यू का बुलावा। लौटा तो जैसा किला फतह करके। बड़ी गर्मजोशी से मिले संस्थान के उच्च अधिकारी। विदेशों में छपे उसके पेपर्स बड़े ध्यान से देखे, बधाई और शाबाशियां दी। देश को गौरवान्वित करने का श्रेय प्रदान किया गया और फिर बहुत शीघ्र सूचित करेंगे कि सौजन्य के साथ वापसी का टिकट थमाकर विनम्रतापूर्वक विदा किया गया। अब इसके बाद अन्य किसी संस्थान में एप्लीकेशन भेजने का कोई तुक या ज़रूरत तो नहीं। फिर भी क्या मालूम, थोड़े छोटे संस्थान ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा छूट दें काम करने की। प्रतिष्ठा उनके संस्थान की भी तो बढ़ेगी। हो सकता है इसी वजह से ज़्यादा उत्साह से आगे आएं, रुचि दिखलाएं और फिर लिफाफे में टिकट चिपकाए रखे हैं तो भेज देने में हर्ज क्या। इंतजार में बहुत सारे दिन हलाक किए गए। पहले उत्साह, उत्तेजना, फिर विभ्रम, उद्विग्नता और आखिर में हैरानी, विस्मय। आखिर क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस में पता किया जाए, कुरियर लौटा तो नहीं, कहीं मेरी स्वीकृति का इंतजार न करते हों वे लोग। और तब अनिच्छा से फोन मिलाया गया। कई लाइनों से होता हुआ फोन संबद्ध उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो उधर से बला की शिष्ट, संक्षिप्त और मुलायम आवाज में बताया गया कि हमें दुख है कि सारी कोशिशों के बावजूद हम अभी अपने संस्थान में आपके लायक पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जिसमें आपकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा सके। बेहतर हो आप हमें कुछ वर्षों का समय दें। कुछ वर्षों? ओ, तो यह राज था इनकी खामोशी का। अनुभव की यह पहली कुनैन चुपचाप नहीं गुटक पाया था वैभव। बेला के हाथों से पानी का भरा गिलास ले गटागट पीकर निढाल पड़ा रहा, लेकिन जल्दी ही विमूढ़ मनः स्थिति से छुटकारा पा दूसरे अस्पतालों, संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के लिफाफे भेजने की गति बढ़ा दी। छोटे बड़े से क्या होता है, काम करने की सुविधा और संतोष मिलना चाहिए बस। वह आपको नहीं मिल पाएगा हमारे यहाँ, संस्थान नंबर 2 के निदेशक ने पिंड छुड़ाते हुए कहा। आपके स्तर का माल असबाब कहाँ से लाएंगे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, न अमेरिका न ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्रांट। तीसरे संस्थान के सरपरस्त ज़्यादा बेतकल्लुफ थे। आप आ जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा बंधु? बच्चों की किडनी बचाने के फेर में हमारे पेट पर तो लात पड़ जाएगी ना भैया। हमें कौन बचाने आएगा? सो हमें बख्शो माई बाप। वक्तव्य नंबर 3। एक बात पूछूं? यह इतने परिश्रम और निष्ठा से अर्जित ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की पूंजी इस ठंडे भद्दे टुटपुंजिए बाजार में क्यों लाए हैं मान्यवर?
मेरी मानिए, आपके लिए उचित स्थान वॉशिंगटन, मिशिगन और बोस्टन ही हो सकते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ। एक निरीह सी हुआई आकांक्षा। हिंदुस्तान में भला क्यों? बंधु, आप क्या दूसरों का इलाज करेंगे? आपको तो खुद ही इलाज की ज़रूरत है। इतने पैसे खर्च कर कमाया हुनर, इसे मिट्टी के मोल बेचना चाहते हो? इतना भी नहीं जानते कि यही मुर्गी वहाँ सोने के अंडे देगी और यहाँ हलाल कर दी जाएगी। अपने देश में रहना है। ओह, फिर तो आप डॉक्टर नहीं, फरिश्ते हुए, फरिश्ते डॉक्टर शुक्ला। आप ऐसा कीजिए, अगर कोई संस्थान मेहरबान नहीं तो आप एक मोबाइल हॉस्पिटल बनाइए। शहर दर शहर घूमिए अपने मिशन पर। दवा, शोध, जांच सब मुफ्त मुहैया कराइए। असली देश सेवा तो ये हुई, विदेशों में कमाए डॉलरों की मार्फत। सुझाव नंबर 3। तो ऐसा कीजिए, लोअर जूनियर लेवल पर ज्वाइन कर लीजिए। इतना फेवर ज़रूर कर सकते हैं हम आपका। नंबर 4। समझ में नहीं आता, जब आप लोग इतने देशभक्त हो तो डिग्रियां क्यों लेकर आते हो इम्पोर्टेड? अरे इसी लेवल की इंडिया की डिग्री लेकर आओ। जी, लेकिन बच्चों के किडनी जन्य रोगों के उच्च शिक्षण की व्यवस्था अपने देश में है ही नहीं ना। नहीं तो मैं निकुंज को बचा नहीं लेता। सीधी सी बात है, वो हमारी डिग्रियों को मान्यता नहीं देते तो हम उनकी को क्यों दें? लेकिन इसमें नुकसान तो हमारे बीमार बच्चों का होता है ना। अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में बच्चे किडनी के रोगों से उतने कहाँ मरते हैं। बात टाली जाने लगी। उतने मतलब? हम जांच ही नहीं कर पाते हैं सर, जांच की व्यवस्था ही नहीं है। असहाय माएँ और बीमार बच्चे अच्छे होने की उम्मीद में टुकुर टुकुर देखते देखते निष्पंद हो जाते हैं, निकुंज की तरह। और हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं सर, मैं आपके मरीज को नहीं हथियाना चाहता। मैं तो सिर्फ उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ जो इलाज और सुविधा, या हमें मारना। उनकी आंखों में एक हिंस्र भाव है। तर्क की तराजू डगमगाने लगी तो सीधे बाट उठाकर सिर पर दे मारा। अजय हिंदुस्तान की तो वैसे ही आबादी की मार से कमर टूटी जा रही है, और तुम हो कि रोगी अपाहिज बच्चों को किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस पर चढ़ाने निकले हो। इससे तो अच्छा होता परोपकार के नाम पर भूखमरे बच्चों के लिए रोटी जुटाने का बंदोबस्त करते। खैर, आपकी यह थीसिस और बायोडाटा बेशक जोरदार है, लेकिन हमारे काम का नहीं। आप तो वहीं जाओ जहाँ से बायोडाटा लाए हो। वैभव जॉब लेने जाता, सीखें सलाहें और जुगालियाँ लेकर लौटता, और लौटता तो अक्सर बीच की मेज पर ताज़े अखबार होते। अखबारों में देश की ज्वलंत समस्या पर हेडलाइनें, संपादकीय या फिर विशेष रपटें, जिनका सारांश होता कि यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि इस मिट्टी में उपजे पले और शिक्षा प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थानों के मेधावी छात्र अपने देश में रहना ही नहीं चाहते। चिकित्सा प्रबंधन और टेक्नोलॉजी के प्रायः सभी नामी गिरामी संस्थानों में तो ये छात्र प्रवेश ही इसलिए लेते हैं कि जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों में इनका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। काश अपने देश की प्रगति और समृद्धि की दिशा में भी हमारे युवा सोच पाते। वह बाज की तरह उन पृष्ठों पर झपट पड़ना चाहता है कि रुक जाता है। शर्मिंदा होता है कि माँ बहन को उदास किया। उस अपराध बोध से उबरने के लिए वर्षों पहले देखी फिल्म सात हिंदुस्तानी के अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग की मिमिक्री कर बैठता है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। आइडिया, थोड़ी कोशिश सितारों के आगे भी करके देख ली जाए। क्यों मम्मा? यानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में भी अपना नाम दर्ज कराया हूँ। जब वहाँ भी कॉलोनियाँ बसेंगी, बस्तियाँ होंगी, बच्चे होंगे, तो शायद मेरी सेवाओं की ज़रूरत लोगों को महसूस हो। बेशक। और तब बब्बा, तुम मज़े से अंतरिक्ष में बैठे यहाँ के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बतियाना। प्रधानमंत्री कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है वैभव, तुम हिंदुस्तान के वैभव हो। लेकिन एक बात है, अंतरिक्ष में अपना कार्यभार संभालने से पहले उन सारे संपादकों पर मालिश भी तो करवानी है जो भारतीय युवाओं को लेकर गलत सलत खबरें। बेशक
सजा तजवीज़नी ज़रूरी है। उम्र कैद नहीं, फांसी बब्बा। बेला अब जी जान से उसे हल्का करने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। हाँ री बिल्लो, अदालती कार्यवाही इतनी लंबी तो खींचेगी ही कि इसी बहाने पूरी उम्र अपने इसी घर में कट जाए। जैसे आर पार चिरते चले गए उसके संताप में डूबे बिंधे शब्द, तत्क्षण परिहास भी। बिल्लो जी, आप मेरी थीसिस को पतली बता रही थी ना, अब देखिएगा मैं इसे कहीं मोटी किताब भारतीय चिकित्सा संस्थानों में हुए अपने साक्षात्कारों के अनुभवों पर लिखता हूँ। मम्मा जी, इस वर्ष की बेस्ट सेलर होगी वह भी किताब। हा हा हा, वह जी जान से कोशिश करता, लेकिन उसकी हंसी की खनक खत्म होती जा रही थी। पोस्टमैन। अब पोस्टमैन आना भी एक विद्रूप सा ही लगता, एक और अस्वीकार। वैभव हाथों में पकड़ा लिफाफा खोलता है। दक्षिण कोलंबिया के अपने निभृत एकाकी पुश्तैनी घर में छुट्टियां बिताने आए डॉक्टर ब्राइसन ने उसे बुलाया है। उन्हें बच्चों की किडनी से जुड़े अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसकी मदद चाहिए। एक तरह से यह प्रोजेक्ट वैभव के सपने, उसके मिशन को ही आगे बढ़ाने वाला है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के आकांक्षी लालायित बहुत लोग हैं, पर ब्राइसन उसे चाहते हैं। उसका जवाब पाने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इसीलिए संस्थान से औपचारिक पत्र न भेजकर अपने घर से। डॉक्टर ब्राइसन ने अभी पूछा है, इस बीच उसने कहीं ज्वाइन कर लिया क्या? अधूरा पढ़ा खत थामे वैभव खड़ा है। वह अभिभूत है, गर्वित है, सम्मोहित है, संकुचित और शर्मिंदा भी। वह ब्राइसन को झूठ नहीं लिख सकता। वह सच को भी नहीं स्वीकार पा रहा। पहला, उसकी आदतों संस्कारों में शुमार नहीं। दूसरा, उसके आत्मसम्मान को ग्राह्य नहीं। वह कैसे लिख सकेगा ब्राइसन को कि अपने जिस देश की आत्मीयता, आत्मा, संस्कार और उसूलों की बातें करते करते वह भावुक हो उठता था, उसमें उसे शरण नहीं मिल पा रही। वहाँ वह तिरस्कृत, उपेक्षित है, अनवांटेड। एक बार डॉक्टर ब्राइसन ने उसकी बचपनिया बातें सुनते सुनते कहा था, वैभव, मैं हिंदुस्तान को नहीं जानता। तमाम सारे विरोधाभास उत्पन्न करती हैं हिंदुस्तान पर पढ़ी सुनी बातें, लेकिन तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे माध्यम से हिंदुस्तान को प्यार करने लगा हूँ। ब्राइसन के दिल में हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ प्यार वैभव की उपलब्धि है। वह प्यार किसी ठोकर से चूर नहीं होना चाहिए। तब कैसे इस विरूप सच को छुपाएं? ब्राइसन ने लिखा है, मुझे मात्र एक महत्वाकांक्षी परिश्रमी शोधार्थी नहीं चाहिए, एक रूखा अन्वेषक भी नहीं। एक दोस्त भी चाहिए, एक पिता भी, छोटा भाई, बड़ा बेटा, सब कुछ एक साथ। और ये सारे नामी अनामी रिश्ते तुम हिंदुस्तानी बड़ी आसानी से, बड़ी गहराई से इजाद कर लिया करते हो। अधूरे खत, खुली आँखों, एक सपना देख रहा है वैभव। डॉक्टर ब्राइसन के साथ वह भारत में बाल रोगों पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञ की हैसियत से सहभागी है। सेमिनार में पढ़े गए उसके पर्चे ने धूम मचा दी है। देश विदेश विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि, उच्चाधिकारी उसे बधाई दे रहे हैं, अपने संस्थान में, विश्वविद्यालयों में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उसे हारों, पुष्पगुच्छों से सम्मानित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बच्चों की किडनी से संबद्ध उसके शोध की बहुआयामी उपलब्धियों पर उसे बच्चों का मसीहा और भारत का गौरव घोषित कर रहे हैं। बब्बा चाय। बिल्लो चहकती है, चौंकता है वह अपने आप में, लज्जित सा भी। बधाई बब्बा। क्यों भला बिल्लो बिदकनी? क्यों? क्योंकि मनुष्य की गंध बब्बा, मानुष की गंध। इस देश से न सही, पराये देश से तो मानुष की गंध तो आई। लबालब आंसू भरी आंखों से दोनों ठठाकर हंसे। और यह पुनश्च यानी कि पुछल्ले में क्या लिखा है ब्राइसन ने? लिखा है, मैं वादा करता हूँ प्रोजेक्ट पूरा होने पर तुम्हें तुम्हारे देश वापस भेज दूंगा। तुम्हें छीनूंगा नहीं तुम्हारे देश से। और यह भी कि तो मैं इंतज़ार करता हूँ। इस खत के मिलने के 3 हफ्ते बाद वैभव को टिकट मिल गया था। हवाई जहाज में बैठने से पहले उसने मुड़कर वापस चारों तरफ देखा और अपने देश से कहा, तो मैं इंतज़ार करूं?
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की बहुप्रशंसित बहुचर्चित कहानी मानुष गंध। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ कृपया शेयर भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।